जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो तार केंद्र है, तार केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें बताए थे कि कोशिका में केंद्रक के निकट क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है और उस विशेष क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तारकाय। और उस तारकाय में उपस्थित दो सूक्ष्म बेलनाकार रचनाएं जो आपस में 90 डिग्री के ऊपर मौजूद होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तार केंद्र बोलते हैं। तो हम लोग सिंपल सा तार केंद्र का स्ट्रक्चर देखे थे। अब आज जो पढ़ना है वो तार केंद्र का अनुप्रस्थ काट देखना है। तार केंद्र जो होता है वो अनुप्रस्थ काट में क्या होता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देता है, जिसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल त्रिक। 9 माइक्रोट्यूब्यूल त्रिक का मतलब होता है कि तीन तीन के समूह में कहाँ पर मौजूद होते हैं, परिधि पर मौजूद होते हैं। तो उसको हम लोग आज क्या करेंगे, देखेंगे। हेडिंग डालेंगे तार केंद्र का अनुप्रस्थ काट। तार केंद्र का अनुप्रस्थ काट, इसमें क्या होता है जनरली, इसमें पहले लिखेंगे अनुप्रस्थ काट में तार केंद्र की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, जिसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल त्रिक। त्रिक का मतलब होता है तीन तीन के समूह में परिधि पर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल की जो व्यवस्था होती है, जैसे हम लोग पढ़े थे सिलिया और फ्लैजिला में, तो वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का जो व्यवस्था था वो 9+2 था। यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल का व्यवस्था होता है, अरेंजमेंट होता है, वो 9+0 होता है। वहाँ पर केंद्र में 2 माइक्रोट्यूब्यूल थे, लेकिन यहाँ पर केंद्र में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर जो अरेंजमेंट का आता है माइक्रोट्यूब्यूल का वो 9+0 आता है। इसमें लिख सकते हैं तार केंद्र में माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, 9+0 होता है। 9+0 होता है। तो ये दो पॉइंट लिखिए, इसके बाद डायग्राम बनाते हैं, समझाते हैं। अब इसका डायग्राम देखें तो सबसे पहले ये जो तार केंद्र होता है उसके सेंटर में इस प्रकार से एक प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। और ये जो संरचना जो तार केंद्र के सेंटर में मौजूद है, इसको हम लोग सेंट्रल हब बोलते हैं। और इसी के पास में क्या होते हैं, इस प्रकार से 9 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। तो ये 9 जो परिधि पर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये तीन तीन के समूह में मौजूद होते हैं। कुछ इस प्रकार से तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल जो परिधि पर मौजूद हैं, ये परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल हैं। और ये सब के सब कितने के समूह में होते हैं, तीन तीन के समूह में होते हैं। इनको नाम दिया जाता है ट्यूब्यूल ए, ट्यूब्यूल बी और ट्यूब्यूल सी कहते हैं इनको। ये सब के सब ए बी सी होते हैं, ट्यूब्यूल ए, ट्यूब्यूल बी और ट्यूब्यूल सी।
ABC इस प्रकार से अब ये 9 जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये यहाँ पर केंद्र का जो सेंट्रल हब है, इससे क्या होते हैं, एक स्पोक के द्वारा जुड़े होते हैं, तंतु द्वारा जुड़े होते हैं। और वो तंतु जो इनको क्या करता है, केंद्र से जोड़ने का काम करता है। इस तंतु को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी तंतु, प्राथमिक तंतु, या बोल सकते हैं सेंट्रल हब या सेंट्रल हब से जुड़ने वाले इस तंतु को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फाइबर बोलते हैं। प्राइमरी फाइबर का मतलब होता है, जैसे रेडियल स्पोक था पिछले डायग्राम में, तो उसमें रेडियल स्पोक क्या कर रहा था, इस सेंट्रल हब से यहाँ पर जो केंद्रीय धुरी था वहाँ पर, उससे उनको जोड़ रहा था परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक उसी प्रकार से परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ पर ये जोड़ने वाले जो तंतु दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधीय तंतु बोलते हैं। इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये ट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल, इनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं। और ये कितना है, 3 के समूह में है, त्रिक है, त्रिक लिख सकते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल को केंद्र से जोड़ने वाला ये जो तंतु है, इसको हम लोग प्राथमिक तंतु कहते हैं, प्राथमिक तंतु। अब साथ में अगर देखा जाए तो ये जो धुरी नुमा संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हब या केंद्रीय धुरी, केंद्रीय धुरी। और ये जो केंद्रीय धुरी होता है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनीय संरचना होता है। अब ये तो है सेंट्रल धुरी, ये हो गया प्राइमरी स्पोक। इसके बाद ये सब के सब जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इनको जोड़ने का जो काम करता है, वो करता है द्वितीय फाइबर। इस प्रकार से जो C से शुरू होता है और A पर खत्म होता है, इस प्रकार से ये जो तंतु जो C से शुरू होकर के A पर खत्म हो रहा है, ये द्वितीय फाइबर है। इसको हम लोग द्वितीय फाइबर करते हैं, द्वितीय तंतु करते हैं। जो अलग अलग जो त्रिक माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये जो आपको प्राइमरी फाइबर दिखाई दे रहा है, प्राइमरी तंतु दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से मोटाई होता है, थिकनिंग होता है। और ये जो थिकनिंग आपको प्रत्येक तंतु के ऊपर, प्राथमिक तंतु के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स थिकनिंग। ये जो थिकनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स थिकनिंग बोलते हैं, एक्स थिकनिंग, एक्स थिकनिंग बोलेंगे। अब ये भी एक्स थिकनिंग, ये भी एक्स थिकनिंग, तो 2 एक्स थिकनिंग जो होता है, उसके बीच में एक और थिकनिंग होता है। और ये जो 2 एक्स थिकनिंग के बीच में थिकनिंग प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई थिकनिंग। ध्यान से समझते चलना है, 2 एक्स थिकनिंग के बीच में जो थिकनिंग, ये एक्स थिकनिंग और इनके बीच में ये जो थिकनिंग है, इसको हम लोग वाई थिकनिंग बोलते हैं। और ये वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। और इनको जोड़ने का जो काम करता है, वो भी एक लिंकर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई लिंकर। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये जो 2 एक्स थिकनिंग के बीच वाला जो थिकनिंग है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई थिकनिंग। और दोनों के बीच में ये जो तंतुनुमा संरचना प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एक्स वाई लिंकर, एक्स वाई लिंकर। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, एक तार केंद्र जो है, तार केंद्र का अनुप्रस्थ काट का संरचना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तार केंद्र जो होता है वो अनुप्रस्थ काट में बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देता है, जिसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पर मौजूद होते हैं, परिधि पर। और 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने होते हैं, त्रिक होते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल है, वो केंद्र से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, केंद्रीय धुरी से जुड़े होते हैं। और केंद्रीय धुरी से परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल को जो जोड़ने का काम करता है, वो कौन सा तंतु करता है, प्राथमिक तंतु करता है।
फिर ये जो पल्लीय माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी आपस में एक तंतु द्वारा जुड़े होते हैं और ये तंतु को हम लोग बोलते हैं द्वितीय तंतु, जो ए और सी को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो प्राथमिक तंतु होते हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त थिकनिंग होता है, मोटाई होता है, और उस थिकनिंग को हम लोग एक्स थिकनिंग बोलेंगे। और दो एक्स थिकनिंग के बीच में ये जो थिकनिंग होता है उसको हम लोग वाई थिकनिंग बोलते हैं। और एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग को आपस में जोड़ने वाला जो संरचना होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई लिंक। तो ये जो है आपका डायग्राम है तार केंद्र का, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसको यहीं से क्या करेंगे, नोट करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, नोट करके बाकी विशेष इसके बाद देखते हैं। अब हेडिंग डालेंगे तार केंद्र के कार्य। तार केंद्र के कार्य, तो पहला काम जो होता है वो तार केंद्र का, कि तार केंद्र जो है वो बेसल बॉडी के निर्माण में सहायता करता है। ये बेसल बॉडी क्या होता है अभी समझ में आएगा आपको। लिख सकते हैं तार केंद्र बेसल बॉडी के निर्माण में सहायता करता है। अगर आप सेल देखिए, कोई भी सेल ले लें, ये मान लीजिए सेल है, सेल के बाहरी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली बोले थे, और कोशिका झिल्ली के सतह पर ये जो सूक्ष्म बाल सदृश रचनाएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। अगर हम लोग एक सिलिया को बड़ा करके देखें तो ये एक सिलिया जो होता है वो कुछ इस प्रकार से अगर बड़ा करके देखा जाए तो इसमें ये तो बाहरी झिल्ली जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होता है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। इस प्रकार से ये माइक्रोट्यूब्यूल तंतु हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर क्या होते हैं, जो कोशिका झिल्ली वाला पास होता है वहाँ पर एक गोल संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो गोल संरचना जो माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था को दिखाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी करते हैं। और ये जो बेसल बॉडी होता है इसका निर्माण कौन करता है, सिलिया करता है। ध्यान समझिएगा कि जो सिलिया है, सिलिया कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है, और उसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो आधारीय भाग होता है उस आधारीय भाग को हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो यही बेसल बॉडी है, इसका निर्माण कौन करता है, तार केंद्र करता है, इसके निर्माण में सहायता। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तार केंद्र के फंक्शन में, तो तार केंद्र जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु के निर्माण में सहायता करता है। तुर्क तंतु क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्रोमोसोम है और ये तार केंद्र मान लीजिए, तो तार केंद्र क्रोमोसोम से जुड़ने वाला ये जो तंतु है इस तंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, तुर्क तंतु बोलते हैं। और इस तुर्क तंतु के निर्माण में भी कौन सहायता करता है, यहाँ पर तार केंद्र का जब कोशिका का विभाजन होना होता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करना होता है, उस समय तुर्क तंतु का निर्माण होता है। और निर्माण कौन करेगा, तार केंद्र करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन लिख सकते हैं, तार केंद्र तुर्क तंतु के निर्माण में, तंतु स्पिंडल फाइबर के निर्माण में सहायता करता है। तुर्क तंतु के निर्माण में सहायता करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो तार केंद्र के और कई काम होते हैं। एक तार केंद्र के बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि तार केंद्र जो है उसमें स्वप्रतिकृतियों की क्षमता होती है, नोट करके लिखिएगा। तार केंद्र में स्वप्रतिकृति की क्षमता होती है। स्वप्रतिकृति का मतलब अपने जैसा दूसरे तार केंद्र को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अपने जैसा दूसरे तार केंद्र को बनाने की क्षमता होती है। ये किसमें, तार केंद्र, जैसे डीएनए जो होता है वो अपने से डीएनए बना सकता है, ठीक उसी प्रकार से स्वप्रतिकृति की क्षमता किसमें होती है, तार केंद्र में होती है। तो ये कुछ तार केंद्र के संबंधित कार्य और उससे संबंधित जानकारियाँ हैं, इसको नोट करिए, ये जरूरी नहीं है, इसको खाली नोट करिए पूरा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है केंद्रक। केंद्रक जो था इसको सबसे पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था कब, 1831 में, 1831 में।
कोई केंद्रक होता क्या है, तो जंतु कोशिका जो होता है उसके केंद्र में या कोशिका द्रव में क्या होता है, एक बड़ी गोल संरचना मौजूद होती है और उस गोल संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। अगर जंतु कोशिका में देखा जाए तो केंद्रक जो होता है वो सेंटर में केंद्र में मौजूद होता है, जबकि पादप कोशिका में वो कहाँ होता है, परिधि पर होता है, किसी साइड दूसरे साइड में। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका का 90% भाग जो है वो किससे घिरा हुआ होता है, रसधानी से। यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के कोशिका द्रव में या कोशिका के केंद्र में उपस्थित, कोशिका द्रव के केंद्र में उपस्थित एक जो गोल संरचना होता है, उस गोल संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक जो है वो कोशिका में होने वाले सभी कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसको हम लोग नियंत्रण कक्ष, कंट्रोलर रूम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें लिख सकते हैं जंतु कोशिका के केंद्र में उपस्थित जंतु कोशिका के केंद्र में उपस्थित गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। इसे लिख सकते हैं, यह कोशिका में सभी प्रकार के क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे नियंत्रण कक्ष कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो कोशिका होता है उसमें एक केंद्रक मौजूद होता है। अगर हम लोग अपने कोशिका को देखें तो उसमें प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है और कुछ ऐसे कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें केंद्रक एक से अधिक होता है। तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चन के रूप में पूछा है, एक वहाँ पर ही जहाँ पर एक केंद्रक पढ़ाया है तो वहीं पर लिखेंगे। जैसे आरबीसी जो है, हम लोग के आरबीसी या लिख सकते हैं, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक मौजूद होता है। लेकिन आरबीसी जो होता है, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या हो, हम लोग का जो रेड ब्लड सेल है वो केंद्रक लेस होता है, उसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से दो और सूक्ष्म जीव होते हैं, का नाम है राइजोपस और एक होता है म्यूकोर। ये राइजोपस और म्यूकोर जो होते हैं इनमें एक से अधिक केंद्रक मौजूद होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल होता है इनका। जबकि आरबीसी जो होता है वो किसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। सामान्य रूप से अगर कोशिकाओं में देखा जाए तो एक कोशिका में कितने केंद्रक मौजूद होता है, एक केंद्रक मौजूद होता है। जिसको नोट करें, इसके बाद डायग्राम से समझाते हैं। हेडिंग, केंद्रक की संरचना। केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है, चारों ओर से दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है और इस प्रकार से गोलाकार संरचना है केंद्रक। डायग्राम देखना है। अब ये जो दोनों झिल्ली होते हैं ये जगह जगह क्या होते हैं, इस प्रकार से संकुचित हो जाते हैं, एक में मिल जाते हैं और इनके एक में मिलने से क्या होता है, एक छिद्र का निर्माण होता है और उस छिद्र को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये केंद्रक का संरचना है। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना होता है। अब ये जो केंद्रक है, केंद्रक का अगर देखा जाए तो सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है इसको बाह्य केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। बाह्य केंद्रक झिल्ली
इसके नीचे वाला ये जो झिल्ली होता है इसको बोलेंगे अंतःकेंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और दोनों झिल्ली के बीच में ये जो गैप होता है इस गैप को बोलते हैं पेरिकेंद्रीय अवकाश या पेरिन्यूक्लियर स्पेस। इंग्लिश में ही लिख लीजिए इसको, पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ये जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है उसका मोटाई दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ है 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर। ये जो गैप होता है दोनों झिल्लियों के बीच में, इस गैप का जो गैप होता है कितना होता है 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर। इसको एमस्ट्रॉन्ग में भी लिख सकते हैं, 100 एमस्ट्रॉन्ग से 500 एमस्ट्रॉन्ग के बीच होता है ये गैप। अब देखिए दोनों झिल्ली जो है वो जगह जगह संकुचित हुए हैं और इनके संकुचन से एक छिद्र का निर्माण हुआ है। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। और इस केंद्रक छिद्र के द्वारा क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में पदार्थों का परिवहन होता है। इसी केंद्रक छिद्र के ऊपर क्या होता है, एक ओक्टागोनल संरचना होता है। ओक्टागोनल संरचना जो यहाँ पर केंद्रक के छिद्र पर मौजूद है, इस ओक्टागोनल संरचना को हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो कहाँ पर मौजूद होता है, केंद्रक छिद्र के ऊपर मौजूद होता है। ये ओक्टागोनल संरचना होता है 8 साइड वाला, इसमें 8 साइड प्रेजेंट होता है। इसको बड़ा करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से 8 साइड वाला संरचना जो कहाँ पर मौजूद होता है, प्रत्येक केंद्रक छिद्र के ऊपर मौजूद होता है। इसका पूरा नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। अब अगर देखा जाए तो ये केंद्रक झिल्ली हो गया, इसके अंदर का ये जो पूरा भाग होता है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं, केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस केंद्रक द्रव में अगर ध्यान से देखा जाए इसमें इस प्रकार से मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचनाओं का जाल बिखरा हुआ होता है। और ये जो धागे नुमा संरचनाओं का जाल जो केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। ये जो है ये क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन नेट कहते हैं। ये जो क्रोमेटिन जालिका है इन्हीं के पास में क्या होता है, इस प्रकार से काले घने गोलाकार संरचना होता है। और इस काले घने गोलाकार संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और ये जो केंद्रिका होता है इसको हम लोग डायग्राम में पढ़े थे, इसको राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। ये राइबोसोम के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये है केंद्रक का डायग्राम। केंद्रक 2 झिल्ली से घिरा हुआ संरचना है, बाह्य केंद्रक झिल्ली और अंतः केंद्रक झिल्ली। दोनों झिल्ली के बीच में जो गैप होता है उसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर या 100 एमस्ट्रॉन्ग से 500 एमस्ट्रॉन्ग होता है। केंद्रक झिल्ली जो है वो जगह जगह संकुचित होकर एक केंद्रक छिद्र का निर्माण करता है। और इसी केंद्रक छिद्र के ऊपर एक 8 साइड वाला संरचना मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन बोलते हैं। केंद्रक छिद्र जो होता है वो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। अब अगर देखा जाए तो केंद्रक झिल्ली के अंदर वाला ये जो पूरा भाग होता है इसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं। और इस केंद्रक द्रव में उपस्थित धागे नुमा संरचना को क्रोमेटिन जालिका और एक गोल घनी संरचना जो होती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। इसको ड्रॉ करिए, बनाइए, उसके बाद इसके बारे में लिखवा देते हैं, लिखेंगे बारी बारी से। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। केंद्रक जो है वो चारों ओर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों केंद्रक झिल्लियों के मध्य, झिल्लियों के मध्य के स्थान को पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं।
जिसकी मोटाई, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं जिसकी मोटाई 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। कहीं पर लिख सकते हैं नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹। इसके बाद अगर देखा जाए तो केंद्रक के अंतःझिल्ली द्वारा, केंद्रक के अंतःझिल्ली द्वारा घिरे हुए भाग को केंद्रक द्रव कहते हैं। अंतःझिल्ली द्वारा घिरे हुए भाग को केंद्रक द्रव कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें क्रोमैटिन जालिका, इसमें क्रोमैटिन जालिका एवं केंद्रिका मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, केंद्रक के दोनों झिल्ली संकुचित होकर, संकुचित का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित होकर केंद्रक छिद्र का निर्माण करते हैं। केंद्रक छिद्र का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का परिवहन होता है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का परिवहन होता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का परिवहन जो होगा वो किसके द्वारा होता है, केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हेडिंग जो आता है वो है केंद्रिका। केंद्रिका को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस ये क्या होता है, तो अभी हम लोग केंद्रक का डायग्राम देखें। इसके केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में जो क्रोमैटिन जालिका है, इसी के पास इस प्रकार से एक सूक्ष्म गोल घनी संरचना होती है और इसी सूक्ष्म गोल घनी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। तो लिख सकते हैं केंद्रक के केंद्रक द्रव में, केंद्रक के केंद्रक द्रव में उपस्थित सूक्ष्म गोल घनी एवं झिल्ली रहित, झिल्ली रहित का मतलब ये चारों ओर से किसी प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। झिल्ली रहित संरचना को केंद्रिका कहते हैं, को केंद्रिका कहते हैं। और ये केंद्रिका जो होता है वो राइबोसोम के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट पर लिख सकते हैं केंद्रिका राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो क्रोमैटिन जालिका पढ़ना है। तो हेडिंग डाल देंगे क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका ये क्या होता है, केंद्रक के केंद्रक द्रव में उपस्थित धागे नुमा रचनाओं के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन जालिका का। इसमें लिख सकते हैं केंद्रक के केंद्रक द्रव में उपस्थित धागे नुमा रचनाओं के जाल को क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये जो क्रोमैटिन जालिका है इसके बारे में सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग। उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। और इसका जो निर्माण होता है क्रोमैटिन जालिका का, इसमें लिख सकते हैं इसका निर्माण
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। ये तरह की धागेनुमा संरचनाओं का जाल जो केंद्रक द्रव में मौजूद होता है उसी को हम लोग क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन जालिका जो होता है इसका निर्माण डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, कैसे क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। बाकी अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।